नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RRR डिफेंस अकेडमी पर। हम लोग यहाँ पर भारत के भूगोल की बात करने वाले हैं। यहाँ पर आपको टॉप वन लाइनर प्रश्न कराए जाएंगे। जी हाँ, एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको इस सेशन हमारा पसंद आता है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसी प्रकार की वीडियो निःशुल्क मिलती रहेंगी। कोई भी शुल्क चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ये प्रश्न आपके 100 जो वन लाइनर प्रश्न होंगे, ये किन किन टॉपिक से होंगे। तो यहाँ पर भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनसे जुड़े हुए सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। भारत का भौगोलिक परिचय है, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और नदियों के किनारे जो बसे शहर हैं तो उनसे जुड़े हुए ये टॉप 100 प्रश्न आपको मैं कराऊंगा। और यहाँ पर आपका 10 प्रश्नों का टेस्ट भी होगा। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है यानी भारत का भौगोलिक परिचय, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं हम लोग भारत की स्थिति की, तो भारत जो आपसे पूछेगा कि भारत जो है किस गोलार्ध या किस देशांतर में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि भारत किस गोलार्ध या किस देशांतर में स्थित है, तो अगर यहाँ पर बात करते हैं, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर, याद रखिएगा, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। अगर आपसे पूछ सकता है यहाँ पर एग्जामिनर कि आपकी जो भारत की आकृति है ये किस प्रकार की है, तो चतुष्कोणीय जो आकृति है, याद रखिएगा, चतुष्कोणीय आकृति आपकी भारत की है। वहीं अगर क्षेत्रफल की हम लोग बात कर लेते हैं, तो क्षेत्रफल जो भारत का है ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, याद रखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। काफ़ी बार एग्जाम में ये प्रश्न आपका पूछा भी जा चुका है, याद रखिएगा, ये जो प्रश्न आपका है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वहीं अगर बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की, भारत का क्षेत्रफल जो है कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल अगर बात करते हैं संपूर्ण विश्व का 2.42% जो है क्षेत्रफल का, यानी पूरे संपूर्ण का क्षेत्रफल है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, तो ये 7वां स्थान है, याद रखिएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अगर बात कर लेते हैं नंबर 1 पे क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश है, तो रूस है, याद रखिएगा, रूस हमारा नंबर 1 पर है। रूस की अगर बात करते हैं तो रूस नंबर 1 पर है। अगर आपसे पूछे कि छठे नंबर पर कौन है, तो छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद हमारा नंबर यानी भारत का नंबर आता है, याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है ये आपका छठे नंबर पर है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है, याद रखिएगा, भारत का उत्तर से दक्षिण, यानी आपको बताते हैं ये यहाँ पर आपका ये हो गया उत्तर, और ये आपका हो गया यहाँ पर दक्षिण, याद रखिए, ये दक्षिण है, और ये हो गया पूरब, ये आपका पूरब हो गया, और ये हो गया पश्चिम। तो आपसे ये लंबाई जो यहाँ से यहाँ तक की है ये कितनी है, तो ये आपके उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है तो ये 3214 किलोमीटर, याद रखिएगा, 3214 किलोमीटर जो आपकी है यहाँ से, ये उत्तर से लेकर और दक्षिण तक की है। वहीं अगर बात करते हैं पूरब से लेकर पश्चिम तक की, तो ये आपकी लंबाई है 2933 किलोमीटर, याद रखिएगा, 2933 किलोमीटर आपकी पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका दिया भी गया है कि भारत का पूरब से पश्चिम तक विस्तार कितना है, तो ये आपका 2933 किलोमीटर, याद रखिएगा, 2933 किलोमीटर। सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर आपसे पूछ लेगा कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो अगर बात करते हैं सबसे पूर्वी बिंदु की, तो सबसे पूर्वी बिंदु जो है ये वालांगू है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा, सबसे पूर्वी बिंदु जो है वालांगू आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर बात कर लेते हैं पश्चिमी बिंदु की, तो ये आपका सरक्रीक गुजरात, याद रखिएगा, सरक्रीक गुजरात में स्थित है। वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पर भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, तो ये आपका इंदिरा कौल है, यानी जम्मू कश्मीर में, याद रखिए, जम्मू कश्मीर में स्थित है इंदिरा कौल जो आपका है। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर इंदिरा पॉइंट की, जी हाँ, इंदिरा पॉइंट की अगर बात कर लेते हैं, तो ये दक्षिणी बिंदु है भारत का, याद रखिए, भारत का आपसे पूछ लेगा प्रश्न इस प्रकार से कि भारत का सर्वोत्तम दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो ये आपका इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, याद रखिएगा। वहीं अगर बात कर लेते हैं भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी, यानी टोटल लंबाई जो है भारत की स्थल सीमा की 15,200 किलोमीटर है, याद रखिए, 15,200 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर भारत की तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है, तो ये आपकी है 7516.5 किलोमीटर। वहीं अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर भारत की मुख्य भूमि की जो तटीय लंबाई है, तो ये 6100 किलोमीटर है, जी हाँ, 6100 किलोमीटर। अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं भारतीय जो मानक समय रेखा है, जी हाँ, आपसे पूछ लेगा कि भारतीय मानक समय रेखा कितनी है, तो ये आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, याद रखिएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है।
यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि जो भारतीय मानक समय रेखा है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आपसे काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा, जो 82.5 डिग्री मानक समय रेखा है ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं राज्य कौन कौन से हैं। तो ये राज्य आपके जो हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। याद रखिएगा, इन राज्यों से होकर जो आपकी भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं समुद्र तट से लगे हुए राज्य कितने हैं, तो समुद्र तट से जो लगे हुए राज्य हैं ये आपके 9 राज्य हैं जिनकी सीमा जो है समुद्र से लगती है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग अगर बात करते हैं कि हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है। जी हाँ, हिमालय को जो छूते हैं राज्य जिनकी सीमा हिमालय से लगती है उनकी संख्या जो यहाँ पर 10 है। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा क्या है। जी हाँ, प्रादेशिक जल सीमा जो है 12 समुद्री मील है। याद रखिएगा, 12 समुद्री मील। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, आपसे पूछ लेगा कि भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है। तो भारत की जो मध्य से गुजरने वाली रेखा है ये आपकी कर्क रेखा है। याद रखिएगा, कर्क रेखा जो है। और आपसे पूछ लेगा कि जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जी हाँ, कर्क रेखा जो है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर अगर हम लोग बात करते हैं 8, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको ये राज्य जो है ये भी आपको याद रखना है, इसी क्रम में आपको इसी सीरियल में याद रखना है। तो आपको यहाँ पर बात करते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। इन 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगर हम लोग बात करते हैं भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो ये आपका गोवा हो जाएगा। याद रखिएगा, सर्वाधिक जो नगरीकृत राज्य है ये आपका गोवा होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं न्यूनतम नगरीकृत राज्य की, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश होगा। जी हाँ, सर्वाधिक की अगर बात करें तो सर्वाधिक जो नगरीकृत है तो ये आपका गोवा होगा, और न्यूनतम अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश होगा। वहीं अगर बात कर लेते हैं सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य की, यानी जहाँ पर वनों की संख्या ज़्यादा है, तो ये होगा मध्य प्रदेश। और न्यूनतम जो वन है ये आपके हरियाणा में है। याद रखिएगा, हरियाणा में न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे प्राचीन जो यानी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है उसकी अगर बात करते हैं तो अरावली है। याद रखिएगा, राजस्थान में है आपकी। वहीं अगर बात करते हैं नवीनतम पर्वत श्रृंखला की, तो ये आपकी हिमालय होगी। याद रखिएगा, हिमालय जो है, हिमालय ये वलित पर्वत का उदाहरण भी है। याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं भारत में सर्वाधिक वर्षा की, तो वर्षा जो है ये सर्वाधिक आपकी कहाँ पर होती है, मोहसिन राम, यानी आपसे पूछ लेगा मासिन राम या मोहसिन राम, आपको एग्जामिनर देगा तो आपको वही क्लिक करना है। बात करते हैं भारत में न्यूनतम वर्षा, तो ये आपकी लेह लद्दाख में होती है। याद रखिएगा, लेह लद्दाख। चलिए आगे देख लेते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है। जी हाँ, पर्वत श्रृंखला का अगर हम लोग बात करते हैं, सह्याद्री जो पर्वत श्रृंखला है इसका अन्य नाम क्या है, तो इसको पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, पश्चिमी घाट। अगर हम लोग बात करते हैं एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, तो ये आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारा अगला प्रश्न है, यानी अगला प्रश्न है सीपकिला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, दर्रे से भी आपके प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो सीपकिला दर्रा की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो सीपकिला दर्रा जो आपका है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा, सीपकिला दर्रा जो है आपका हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका जो हमारा अगला प्रश्न है कि किस पर्वत को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। जी हाँ, किस पर्वत को जो है सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। तो ये पंचमढ़ी पर्वत श्रृंखला जो है इसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। आपको बताना कि भारत का पर्वत जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है ये आपका गाडविन ऑस्टिन है। याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, तो वन लाइनर प्रश्न है, इनको आपको बिल्कुल सटीकता से देखना है। याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न आपके ज़रूर टकराएंगे। 1 से 2 नंबर के जो भी आपकी परीक्षाएँ होती हैं उनमें आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को ज़रूर मिलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा जो अगला प्रश्न है आपको बताना है भारत में मुख्य हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। अगर बात करते हैं भारत में मुख्य हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है ये आपकी कंचनजंगा है। याद रखिए, कंचनजंगा है। आपसे पूछ लेगा कि हिमालय का पाद प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है। तो शिवालिक को हिमालय का पाद प्रदेश के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये आपकी होगी
अनाईमुड़ी। याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आपकी अनाईमुड़ी है। वहीं अगर बात कर लेते हैं पूर्वी घाट की जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ये आपका महेंद्रगिरी है। याद रखिएगा, पूर्वी घाट का जो पर्वत है यानी सर्वोच्च शिखर है, ये आपका महेंद्रगिरी होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। तो आपको बताना है कार्डेमम की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, कार्डेमम की जो पहाड़ी यानी कार्डेमम की पहाड़ी ये केरल राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, आपसे पूछ लेगा कि छोटा नागपुर पहाड़ की यानी पठार है जो छोटा नागपुर का, तो उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आपकी पारसनाथ होगी। याद रखिएगा, पारसनाथ। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। तो आपको बताना कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। जी हाँ, कोडाइकनाल जो है किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो ये आपका पालिनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। याद रखिएगा, पालिनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। वहीं अगर बात कर लेते हैं हम लोग गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है। गुरु शिखर की अगर बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य में स्थित है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं। आपको बताना है सेवेराय पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। जी हाँ, सेवेराय पहाड़ियाँ जो स्थित हैं ये आपकी तमिलनाडु में स्थित है। जी हाँ, तमिलनाडु में स्थित है सेवेराय की पहाड़ियाँ जो हैं। आपसे पूछ लेगा नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के जो मध्य स्थित है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ स्थित है। याद रखिए, नर्मदा और ताप्ती के मध्य में स्थित हैं। वहीं अगर बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार और द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित चोटी का नाम क्या है, तो ये आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर सबसे अधिक ऊंची चोटी जो है सैंडल पीक है। याद रखिएगा, सैंडल पीक। आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो आपका आंसर क्या होगा कि सैंडल पीक जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आगे देख लेते हैं। जवाहर सुरंग नाम किस पर्वत दर्रे को दिया गया है, तो यहाँ पर जो पहले था बनिहाल दर्रा, इसी को अब कहा जाता है जवाहर सुरंग। याद रखिए, जवाहर सुरंग के नाम से जाना जाता है बनिहाल दर्रे को। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है। जी हाँ, पालघाट दर्रा जो है केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। याद रखिएगा, पालघाट दर्रा जो है। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं बोमडीला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है, तो बोमडीला जो आपका ये अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, तो ये दर्रे भी आपको याद रखना है, पर्वत श्रृंखलाएं, दर्रे, ये सभी आपको याद रखना है यहाँ पर। चलिए आगे देख लेते हैं। आपको बताना जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है, तो जम्मू से श्रीनगर का मार्ग जो होकर गुजरता है ये आपका बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो भी आपका दिया जाएगा वो आपको क्लिक कर देना है। जिसमें अभी आपका बनिहाल दर्रा दिया जाएगा तो ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है। वहीं अगर बात कर लेते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नीलगिरी पहाड़ियों को। याद रखिए, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन स्थल है उसे कहा जाता है नीलगिरी की पहाड़ियों को। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ दर्रे हैं और ये आपके राज्य दिए गए हैं, तो इनको आपको देख लेना है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं जोजिला दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में। वहीं अगर बात करते हैं सीप किला की, तो सीप किला जो आपका है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा की बात करते हैं तो मणिपुर में स्थित है। याद रखिएगा, तुजू दर्रा, तो ये भी आपको देख लेना है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है, तो जम्मू कश्मीर जो शीतकालीन वर्षा होती है इसका कारण जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। यानी ऑप्शन में आपका पश्चिमी विक्षोभ दिया गया होगा, तो आपको वहाँ पर ये क्लिक कर देना है। चलिए आगे देख लेते हैं मानसून किस भाषा का शब्द है। जी हाँ, मानसून जो है ये किस भाषा का शब्द है, तो मानसून जो आपका ही अरबी भाषा का शब्द है। याद रखिएगा, भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थल है। जी हाँ, अधिक आर्द्र स्थल है। आर्द्र स्थल किसे कहते हैं, जहाँ पर नमी होती है। याद रखिए, नमी होती है, तो आपका नमी कहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा है, तो ये आपका है मासिन राम मेघालय में, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। याद रखिएगा, तो मासिन राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आपको नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो नर्मदा नदी का अगर उद्गम स्थल की हम लोग बात कर लेते हैं तो ये आपका है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। जी हाँ, अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी का जो है उद्गम स्थल होता है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात आपसे पूछ लिया किस नदी पर है, तो ये आपका है कावेरी नदी पर। याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी की अगर बात करते हैं तो ये आपकी गोदावरी इसका राइट आंसर होगा। वहीं अगर बात करते हैं हिमालय की, हिमालय पहाड़ की नदियां हैं, यानी हिमालय पार। याद रखिएगा, तो यहाँ पर ये पहाड़ नहीं होगा, हिमालय पार होगा। याद रखिए, तो यहाँ पर होगा आपका
हिमालय पार की नदियाँ कौन कौन सी हैं? इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछ लेता है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। तो इनका उद्गम स्थल जो है हिमालय के उस तरफ से होता है, इसीलिए हिमालय पार की नदियाँ जो हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आपको पता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है, यानी इस तरफ से गंगा आ रही है, इस तरफ से मान लीजिए आपकी ब्रह्मपुत्र की धारा आ रही, तो इसको जो संयुक्त रूप से ये आपकी आगे बन के ये धारा बहती, तो इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, मेघना के नाम से इसको जाना जाता है। आगे देख लेते हैं वहीं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो माजुली जो नदी द्वीप है इसका निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र नदी। याद रखिएगा, यहीं पर सबसे छोटा यानी विश्व का सबसे छोटा आपसे अगर द्वीप पूछ ले तो कौन सा है? तो ये आपका नदी द्वीप सबसे छोटा होगा उमानंदा। याद रखिएगा, उमानंदा जो है सबसे छोटा है। यहाँ पर उमानंदा जो आपका सबसे छोटा हो जाएगा। अगर बड़े की बात करें तो माजुली है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप होगा, और उमानंदा जो होगा विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप होगा, और दोनों ही ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? जी हाँ, बंगाल का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक आपका कहा जाता है दामोदर नदी को। याद रखिए, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। किस नदी को प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, अरुण नदी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अरुण नदी के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कोसी को, और इसको जो है बिहार का शोक भी कहते हैं। याद रखिए, कोसी नदी को, क्योंकि अपना मार्ग बदलती रहती, इसी के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। तो भारत की लवण नदी कौन सी है? तो ये आपकी लूनी नदी जो है इसको कहते हैं भारत की लवण नदी। चलिए आगे देख लेते हैं। कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? जी हाँ, कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण जो कौन सी नदी करती है? तो ये करती है नर्मदा। याद रखिएगा, नर्मदा नदी जो है कपिल धारा जलप्रपात है उसका निर्माण करती है। आपसे पूछ लेगा कि क्षिप्रा जो है किसकी सहायक नदी है? जी हाँ, क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो ये चंबल की सहायक नदी है। याद रखिए, चंबल की सहायक नदी है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है आपको बताना है, वृहद गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो वृहद गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। याद रखिएगा, वृहद गंगा। वहीं अगर बात करते हैं वैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये आपकी गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं, वैन गंगा तथा पैन गंगा। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि वैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदी हैं? तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदी हैं। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो ये कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। वहीं अगर बात कर लेते हैं मानस किस नदी की उपनदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। याद रखिएगा, मानस जो है ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये आपकी होगी कावेरी, गंगा और महानदी। जी हाँ, ये नदियाँ जो हैं डेल्टा बनाती हैं। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलकर गंगा बन जाती हैं? तो देवप्रयाग में जो भागीरथी और अलकनंदा है, यानी इस प्रकार से आपकी आती भागीरथी और यहाँ से आपकी गंगा, तो दोनों मिलकर देवप्रयाग में गंगा का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये आपकी गोदावरी होगी। याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो गोदावरी। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है, गोवा की राजधानी पणजी। याद रखिएगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, पणजी होगा। जी हाँ, पणजी जो है आपको बताना है, पणजी जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोवा की राजधानी जो है पणजी किस नदी के तट पर है? मांडवी नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ, गोवा की राजधानी जो है यहाँ पर पणजी है, मांडवी नदी के तट पर स्थित है। वहीं अगर बात करते हैं तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद है, ये किस नदी पर? तो ये मूसी नदी पर है। याद रखिएगा, हैदराबाद की जो राजधानी है, यानी हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, तो ये मूसी नदी पर स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर। याद रखिए, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। तो ये झेलम नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जो है ये झेलम नदी के तट पर स्थित है। वहीं अगर बात कर लेते हैं सूरत की, आपसे पूछ लेगा सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ, सूरत जो है ये ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। आपको बताना है उज्जैन जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ, उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इनको आपको ध्यानपूर्वक देख लेना है, क्योंकि आपको यहाँ से 1 से 2 नंबर देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं नासिक जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है नासिक।
अहमदाबाद एवं गांधीनगर। जी हाँ, अहमदाबाद और गांधीनगर जो है ये साबरमती नदी के तट पर स्थित हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, आगे हम लोग बात करते हैं। तो ये आपका टेस्ट होगा। जी हाँ, ये टेस्ट आपको देना है। इसके आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, और इनका जो आंसर जितने भी कैंडिडेट 10 में 10 या 10 में 8 जितने भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, यानी जितने भी आप क्वेश्चन सही कर लेते हैं, तो उसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने आपको ऊपर वन लाइनर के माध्यम से पढ़ा भी दिया है, तो आपको इसका आंसर टिक करके और कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के हमको ज़रूर भेजेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न की अगर बात कर लेते हैं, तो दूसरा प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। जी हाँ, अभी मैंने आपको पढ़ा भी दिया है ऊपर। तो ऑप्शन क्या क्या है, इंदिरा कॉल, पार्सल पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट और इंदिरा कॉल। याद रखिए, इंदिरा पॉइंट, पार्सल पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट और इंदिरा कॉल। चलिए तीसरा प्रश्न की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको बताना कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। मैंने आपको ऊपर बता भी दिया है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है आपकी, और इनमें से आपको बताना है कौन से राज्य में से होकर नहीं गुजरती। तो आपको अपना आंसर टिक कर लेना है, और आपको कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिख के बताना है कि आपने 10 में से कितने प्रश्न सही किए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको बताना है उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है, नर्मदा, गंगा, ताप्ती और क्षिप्रा। तो आपको अपना आंसर यहाँ पर टिक कर लेना है, और कमेंट बॉक्स में लिख के बता भी देना है कि आपने कितने सही किए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो ऑप्शन क्या क्या है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। जी हाँ, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या क्या है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। जी हाँ, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। जी हाँ, ऑप्शन क्या क्या है, पंचमढ़ी, महेंद्रगिरी, दोदाबेटा, अनाईमुड़ी। तो इनमें से आपको अपना आंसर टिक कर लेना है, और कमेंट बॉक्स में आपको हमको लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपने इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपको बताना है वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है, गोदावरी, कृष्णा, गंगा, झेलम। तो ये थे हमारा आज का सेशन। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।